नहीं इधर थोड़ा पानी को देखो उसको बात करते पानी जी पानी दूसरे वतन किनारे वाला किधर हाँ दूसरे वाला किधर ना तो बैठी स्कूल हो पकड़वा गर्म होता है उसके जैसा तो बढ़िया है क्या होना उसके जगह क्या होने वाला है उनका नाम रामचेत वही दीवार पे ज्यादा अच्छा लगेगा जब तक कोई आता तब तक हम कहानी सुनते हैं। जी जी अरे बढ़िया रहेगा इसमें जा सकते हैं हाँ और तब तक हमारी संस्था के बारे में देखा जाएगा। इनमें से किसी डॉक्टर को आप लोग पहचाने आलू भर के डॉक्टर रचना वैसी थी, यहाँ पे डॉक्टर पूजा पांडे थी और डॉक्टर शरद जी थे। ये सभी लोग हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। जो माँ तमसा आभार योजना, आपके बगल में तमसा नदी बह रही है ना, इसके अध्ययन कार्य में हमारी मदद करो। तो ये एक छोटा सा है, आइए नदियों के ऊपर कुछ देखा जाए। बैठ जाना पानी इस पूरे यूनिवर्स में किसी को पता पानी हम लोग कैसे बनाते हैं? पानी के बारे में जल, जमीन, वायु, ये तीन चीज बहुत जरूरी है। भगवान में 5 तत्व होते हैं ना, है भूमि, वायु, अग्नि, गगन और नील। तो उसमें से 3 देवता हैं जो जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारे विचार। तो विश्व मुक्त भारत क्या है वो थैंक यू वेरी मच। तो डेली हमारा प्रोजेक्ट है। तो विश्व मुक्त जो है वो एक अभियान है जिसमें हम लोग खाने में, पानी में जो जहर हम पी रहे हैं उसको खत्म करना है। आप तो खड़े हो तो बैठो, बैठिए बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपको पता है ये पानी जो है करोड़ों साल जब से पृथ्वी बनी है तब से ये पानी है। हम जो पानी पी रहे हैं ये केवल 0.5% ही है, मतलब 100 के 1 हिस्सा होता है, उसका आधा सिर्फ पृथ्वी पे रह गया पीने लायक। तो ये पानी जो पीने लायक पानी है ये बुरी तरह खत्म हो जाएगा। तो जल संकट आ जाएगा। हो सकता है कि तत्काल हमारे पास ये समस्या नहीं है, लेकिन भविष्य में समस्या जरूर आ जाएगी। तो पहले हम समझते हैं कि पानी क्या है और ये पानी जिंदा है कि मरा हुआ है। जो बहता हुआ पानी रहता है वो जिंदा रहता है और ये पानी की अपनी याददाश्त होती है। वो कैसे होती है इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। बच्चे जितने हैं ना उनका ध्यान से सुनना है ना, आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल इस धरती पर पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा पदार्थ जिसका ना कोई रंग, ना आकार और ना ही कोई टेस्ट, सबसे सॉफ्ट, सबसे सरल, लेकिन अपने आप में अनेक रहस्यों को समेटे इस धरती के 71% हिस्से पर राज करने वाला पानी, जो धरती के ऊपर भी है और नीचे भी, जो कभी बादल बनकर आसमानों में उड़ता है तो कभी पानी बनकर धरती पर बरसता भी है, जो विशाल पर्वतों पर ठोस बर्फ बन जम जाता है, जो परले भी है
और पालनहार भी। लाइफ का सबसे जरूरी तत्व जिसे विज्ञान आज एक जीवित पदार्थ मानता है, इस धरती का एकमात्र ऐसा तत्व जो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, एक ऐसा पदार्थ जो भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों को चैलेंज करता है। इस धरती के चारों तरफ फैली एक विशाल अनबुझ अनसुलझी रहस्यमय पहेली पानी, जिसमें अपने आसपास की सारी जानकारी को वर्षों तक एक कंप्यूटर की तरह स्टोर रखने के लिए खुद की मेमोरी भी है और खुद की बुद्धि भी। पानी जो किसी भी भाषा में बोले गए शब्दों को ही नहीं बल्कि बिना बोले, बिना किसी स्पर्श के इंसानी दिमाग में चल रहे पॉजिटिव नेगेटिव विचारों और भावनाओं तक को समझकर उसके अनुसार उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदलकर विलक्षण क्षमता रखता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसा जानेंगे जो हमेशा के लिए न केवल पानी के प्रति बल्कि आपका खुद के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल देगा। और यकीन मानिए, ये मेरा दावा है कि आपका बदला हुआ दृष्टिकोण आपकी लाइफ में लाएगा एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव। बस इस वीडियो की एक भी लाइन को बिना मिस इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। कैसे और कहां से आया ये पानी इस धरती पर, इसे कहीं से लाया गया या फिर ये पहले से ही इस धरती पर मौजूद। ऐसे अनेक रहस्यों की खोज में विज्ञान दशकों से अनेक प्रयोग करता आ रहा है, लेकिन वर्षों की मेहनत से विज्ञान आज पानी के बारे में जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानने का दावा करता है, वो इस पानी के अनसुलझे रहस्यों की विशालता के आगे केवल एक शुरुआत मात्र है। पिछले कुछ दशकों में आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से किए गए हजारों प्रयोगों से ये बात सामने आई है कि पानी में अपनी खुद की मेमोरी और अपनी एक बुद्धि भी होती है। सुनने में आपको ये थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा कि पानी में खुद की बुद्धि इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव सी लगने वाली ये बात आज वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुकी है। और मत भूलिए कि इंसानी ब्रेन में भी तो 80% पानी ही है। ब्रेन जिसका वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है और विज्ञान इंसानी ब्रेन की क्षमताओं को सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज मानता है। तो सोचिए, यानी 1300-1400 ग्राम का ब्रेन अपने आप में इतनी क्षमता रखता है, तो फिर पूरी दुनिया में फैला 71% पानी अपने आप में कितना बड़ा सुपर कंप्यूटर हो सकता है। कई वैज्ञानिक प्रयोगों से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पानी में भी इंसानी शरीर की तरह सेल्स होते हैं और खुद का सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। और इस खास तरह के स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स आपस में ग्रुप्स में जुड़े होते हैं और इस एक ग्रुप को एक क्लस्टर कहा जाता है। और ये क्लस्टर एक मेमोरी सेल की तरह काम करते हैं। पानी के हर मेमोरी सेल में 4,40,000 इंफॉर्मेशन पैनल होते हैं, जिनमें से हर सेल अपने आसपास के वातावरण से इंटरेक्ट करने में सक्षम होता है, जिसमें पानी अपने आसपास की सारी इंफॉर्मेशन सैकड़ों या शायद हजारों लाखों साल तक भी स्टोर रखने की क्षमता रखता है। आज विज्ञान हैरान है कि किसी एक पदार्थ में ऐसी अद्भुत क्षमताएं और सूक्ष्म एनर्जी कैसे हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में पानी पर किए गए अनुसंधानों के आधार पर आज पानी को एक लिक्विड कंप्यूटर भी कहा जा रहा है। आपका स्पर्श, आपकी प्रार्थना, आपके शब्द, यहाँ तक कि केवल विचारों मात्र से भी पानी के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है। और पानी का ये बदला हुआ स्ट्रक्चर आपको भी भीतर से बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है। पानी पर शब्दों का, भावनाओं का और माहौल का क्या प्रभाव पड़ता है और पानी कैसे तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देता है, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ वर्षों में कई प्रयोग किए हैं। जैसे एक ही जगह से 2 ग्लासेज में पानी डाला गया और फिर उनमें से एक ग्लास में रखे पानी को केवल बुरे शब्द बोले गए, जैसे तुम बेकार हो, तुम अच्छे नहीं हो आदि। इसी तरह दूसरे ग्लास में रखे पानी को केवल अच्छे शब्द बोले गए, जैसे तुम बहुत अच्छे हो, तुम जीवन हो, थैंक यू आदि। और उसके बाद उस पानी को एक निश्चित टेम्परेचर पर फ्रीज करने के बाद माइक्रोस्कोप में उस पानी को देखा गया तो नतीजे हैरान करने वाले थे। जिस ग्लास में रखे पानी से बुरा भला कहा गया, उस पानी के क्लस्टर की संरचना से बनने वाली इमेज काफी खराब और विकृत बनी। और जिस ग्लास में रखे पानी से काफी अच्छे शब्द कहे गए, उसे थैंक यू कहा गया, उस पानी के क्लस्टर की संरचना काफी शानदार बनी। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ लोगों को पानी के सैंपल को केवल टच करने के लिए कहा गया और फिर पानी के इन सैंपल्स को जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो पानी के क्लस्टर में हर इंसान के लिए एक अलग इमेज बनी। लेकिन वैज्ञानिकों को हैरानी तो तब हुई जब किसी दूसरी जगह से लाए गए पानी के सैंपल्स को इन्हीं सब लोगों को दोबारा से छूने के लिए कहा गया और इस बार भी सैंपल
बनने वाली इमेज वैसे ही थी जैसे पहले बनी थी। ऐसा कितनी बार कहीं के पानी के साथ भी दोहराने पर परिणाम एक जैसे ही रहे। हर जगह से लाए पानी के सैंपल ने एक निश्चित व्यक्ति के लिए एक निश्चित इमेज ही बनाई। और इसी तरह पानी के कुछ सैंपल्स के आगे कुछ ऐसे फेमस लोगों के केवल नाम लिए गए जो अब इस दुनिया में जीवित नहीं थे। और हैरानी की बात तो ये थी, यदि नाम किसी अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान जैसे मदर टेरेसा का लिया गया तो पानी ने बहुत ही अच्छी खूबसूरत इमेज बनाई। और जब नाम किसी बुरे या बदनाम फेमस इंसान का लिया गया जैसे हिटलर, तो पानी ने काफी खराब इमेज बनाई। और ये एक्सपेरिमेंट इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद पानी में सैकड़ों या फिर हजारों साल पहले का डाटा भी स्टोर रहता है, या फिर पानी का अपना खुद का कोई ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया का पानी आपस में कनेक्ट रहता है। और शायद इन कनेक्शंस की वजह से ही पानी इंसानी ब्रेन में चल रहे विचारों को बिना बोले भी समझ सकता है, क्योंकि इंसानी ब्रेन 80% और बॉडी 71% पानी ही तो है। दोस्तों, आज विज्ञान के पास ऐसे उपकरण मौजूद हैं जिनकी मदद से पानी में मौजूद एनर्जी को मापा जा सकता है। जो विज्ञान धर्म और आस्था पर केवल प्रश्न उठाता था, वही विज्ञान आज इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इस बात की पुष्टि कर रहा है कि धार्मिक स्थानों पर शुद्धिकरण या पीने के लिए दिए जाने वाले पानी में प्रार्थना और मंत्रों की ऊर्जा से कुछ विशेष प्रभावशाली गुण आ जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान सुबह एक ही नल से 2 बॉटल्स में पानी भरा गया और उनमें से एक बॉटल को एक ऐसी चर्च में रख दिया गया जहां साल की सबसे विशेष प्रार्थना होने वाली थी। और जिस प्रार्थना में भाग लेने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा होते थे, और वे सभी प्रार्थना के बाद उस चर्च में रखे होली वाटर में से कुछ पानी अपने साथ ले जाते थे, जिसमें लोगों की विशेष आस्था थी। उस चर्च में प्रार्थना के तुरंत बाद वैज्ञानिक प्रयोग के लिए रखे गए नॉर्मल नल के पानी को लैब वापस लाया गया, जहां उस पानी को चेक करने पर यह पाया गया कि सिंपल पानी के क्रिस्टल्स एक डिफ्यूज बल्ब की तरह थे, जबकि जो पानी कुछ घंटों के लिए चर्च में रखा गया था उसके क्रिस्टल्स की आकृति बहुत ही सुंदर स्टार की आकृति बना रही थी। जिससे ये बात साबित हुई कि किसी भी पवित्र स्थान के पानी की संरचना बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सुंदर और स्टेबल बन जाती है। और इतना ही नहीं, जब इस पानी की कुछ मात्रा को 60 लीटर नॉर्मल पानी में डाला गया तो नॉर्मल पानी भी होली वाटर की तरह ही हो गया, यानी कि पानी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकता है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स पानी के बाकी मॉलिक्यूल्स को भी बदल देते हैं। विज्ञान ने ऐसे ही एक प्रयोग के दौरान एक पवित्र स्थान से लाए गए पानी को बीमार जानवरों और मरते हुए प्लांट्स पर जब डाला तो मरते हुए प्लांट्स कुछ ही समय में फिर से खिल उठे और बीमार जानवर भी तेजी से ठीक होने लगे। विज्ञान आज पानी के चमत्कारों के बारे में जानता तो है, लेकिन ये कैसे संभव होता है ये विज्ञान की समझ से बाहर है। लेकिन इतना जानने में भी विज्ञान को कई दशकों का समय लगा। लाइट बदल दर आर्या आर्या बदल दो आर्यन। ये लाइट बदलने का मतलब जैसे डबल लाइट है सब ना। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि जो हम लोग घर में पूजा करते हैं पानी का, तो ये अरबों साल का जो डेटा है इसके अंदर, इसकी अपनी याददाश्त है। जैसे आप सोचते हैं पुरानी चीजों को, ऐसे पानी कोई नहीं, इसको अभी चलते हैं, तब तक हम बात कर लेते सर हैं। पता चला है कि 2025 में पानी की कमी होगी, झेलेंगे पानी। हाँ, तो इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं ना। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि पानी अपनी चीजें याद रखता है, और हमारे धर्म में तो ऐसी पानी का बहुत भूमिका है। अब ये पीने वाला पानी कितना परसेंटेज बचा है पूरी पृथ्वी पे? क्योंकि आप तो कुएं से निकालते हैं पानी ना, कितने लोग कुएं से निकालते हैं? कोई नहीं निकालता ना, आप सब जमीन से पंप करके निकालते हैं। तो जमीन के अंदर पानी कहाँ से आता है? किसी को आइडिया है? ये जो पानी हम जमीन से नलकूप से या मोटर से निकालते हैं, कहाँ से आता है? आ जाओ बेटा, सामने बैठो, खड़े मत रहो, सामने एडजस्ट करो। ये फिर से स्टार्ट होगा, मेरे पास रिमाइंड करने का नहीं है। तो इतना समझ में आ गया पानी का बात। अब ये पानी आता कहाँ से है? आपके जमीन के नीचे, नदियों में, तालाब में। हम लोग जो ये नदी का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से पेड़ हैं जो विलुप्त हो गए। पहले होते थे, अब नहीं है ना, अब नहीं है, वो विलुप्त कहलाता है। तो जैसे आपके कुछ पेड़ होंगे इसके
तरकुल होता है, ठीक है, तरकुल की संख्या कम हो गई है, प्लस महुआ के पेड़ की कमी हो गई है, खीर के पेड़ की कमी हो गई है। खीर का पेड़ अब कहीं देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता। और आज एक और 2 पेड़ का नाम मुझे पता चला जिसमें पीले पीले फूल आते थे और लंबी लंबी डंडी होती थी। पीला पीला होता था, कांटे की तरह होती थी, पत्ती थी। हाँ, लंबी लंबी काली काली डंडल होती थी, बड़ी आयुर्वेदिक तत्व है उसमें। बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है उसका। हाँ, वो अभी गर्मी में ना येलो येलो खुलता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आपके यहाँ से ना माँ तमसा निकल रही है। इस माँ तमसा के ऊपर हमें ये सहयोग करना चाहिए कि आपकी याददाश्त में जो भी पेड़ हो, जो भी जीव जंतु हो, उनके बारे में हम लोग खोज निकालें। आगे पत्ती करना पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों साल से जमीन पर पिघल रही है। ये समस्या रहेगा कितनी गंभीर है। दुनिया भर में जंगल आग में भस्म हो रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर आने वाले सालों में कई बड़े शहरों को निगल सकता है। कहीं सूखा है तो कहीं आए दिन बाढ़ और तूफान आ रहे हैं। हालात बहुत खराब हैं। करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। हो सकता है कि आज आप पर जलवायु परिवर्तन का सीधे तौर पर असर न पड़ रहा हो, लेकिन हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं आप भी जल्द इसकी चपेट में आ सकते हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि पृथ्वी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ये नौबत आपको क्या लगता है कि मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ कि आने की बात कर रहा हूँ? भारत देश की बात कर रहे हैं सर। नहीं, मैं पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारत तो पृथ्वी का पार्ट है ना। अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो ये घर, गाड़ी, मोटर, हमारा कमाना धमाना, पेट भरना सब खत्म हो जाएगा। तो ये अगर मैं यहाँ से जो हवा छोड़ता हूँ ना, ये हवा आजमगढ़ की नहीं है, ये घूम के वापस पृथ्वी पे आएगी। हम सभी इस पृथ्वी पे एक मुसाफिर हैं, एक यात्री हैं, केवल यात्रा कर रहे हैं। जितना ये पृथ्वी हमारा है, इतना ही यहाँ के फूल, पत्तियाँ, पेड़, पौधे जो दिख सकते हैं, जो नहीं दिख सकते, जो कीड़े जमीन पे रेंगते हैं, जो दिख सकते हैं, नहीं दिख सकते, पक्षी, जानवर, उतना ही उनका है। हम क्योंकि बुद्धिजीवी हैं तो हमने सबको हड़प दिया, लेकिन हमारे अंदर एक संवेदना है। हमारे धर्म में क्या बोला जाता है कि हम सबका भला चाहते हैं। किसका? सबका। सबका मतलब इंसान नहीं, जो कीड़े हवा में उड़ रहे हैं या जमीन में, जो सूक्ष्म है और जो अति सूक्ष्म है, हम उन सब की बात कर रहे हैं। तो हम केवल पृथ्वी की बात कर रहे हैं, और केवल सनातन धर्म ही, यानी हम लोग मिलकर हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो अभी देखिए पृथ्वी की जो समस्या है उसको समझा जाता है, कैसे वातावरण चेंज हो रहा है। क्यों आई? जलवायु परिवर्तन आखिर क्या है जिसकी हद तक इतनी चर्चा हो रही है? जलवायु परिवर्तन या फिर कहीं क्लाइमेट चेंज का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। लेकिन इस वृद्धि की वजह क्या है? ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूरज से मिलती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वायुमंडल को कुछ बच्चों ने स्कूल में पढ़ा भी होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना? किसी ने पढ़ा है? जो बच्चे मेरी टीम के, जो मेरे प्यारे बच्चे, कौन है बच्चे? भाई मेरे प्यारे बच्चों, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ओके। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक कवच कह सकते हैं। सूरज की इस गर्मी को वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं, उसी से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वरना बेहद ठंड के कारण पृथ्वी पर न सिर्फ इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि खेती भी आसान नहीं होगी, और फिर दुनिया की आबादी का पेट भरना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये है कि जिन ग्रीन हाउस गैसों को हमारे सामने खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है, वो तो बहुत जरूरी है, हम बिल्कुल हैं, लेकिन तभी जब उनकी मात्रा हमारे पर्यावरण में संतुलित हो।
समस्या उस वक्त पैदा हुई जब इंसानी गतिविधियों के चलते कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर्यावरण में बढ़ने लगी। और जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी तो वो सूरज की ज्यादा गर्मी को सोखने लगी और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा और यहीं से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या शुरू हुई। 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। इनमें सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो लंबे समय तक पर्यावरण में रहती है। इंसानी गतिविधियों से जो CO2 पैदा हुई है उसकी बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल है, यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल और जमीन से निकलने वाली गैसों का इस्तेमाल। खासकर इसकी शुरुआत 1750 में हुई जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तब से अब तक हमारे पर्यावरण में CO2 की मात्रा 30% बढ़ गई है। इसका मतलब है कि जितना CO2 हमारे पर्यावरण में इस समय है उतना पृथ्वी के 8 लाख साल के इतिहास में कभी नहीं रहा। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि कार्बन सोखने वाले जंगलों को अंधाधुंध तरीकों से काटा जा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि व्यापक औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले के मुकाबले अब पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। कई रिसर्च बताती हैं कि 1850 से लेकर इस सदी के आखिर तक पृथ्वी के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस का बदलाव हो सकता है और अगर ये बदलाव 2 डिग्री सेल्सियस का हो गया तो हम बर्बादी के मुहाने पर पहुंच सकते हैं। तापमान बढ़ने का नतीजा है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है। इसका सीधा असर समुद्र के बढ़ते जल स्तर के तौर पर हम देख रहे हैं। 2005 से 2015 के बीच हर साल समुद्र के जल स्तर में 3.6 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। अगर ये यूं ही बढ़ता रहा तो दुनिया के कई देश और बड़े शहर समंदर में समा सकते हैं। बढ़ते तापमान की वजह से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं जो अपने साथ सूखा, बेमौसम बारिश, बाढ़ और तूफान ला रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके तो ये सुरक्षित होगा। लेकिन दुनिया के देश अब भी नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी गंभीरता और पक्के इरादे की जरूरत है वो अब भी दुनिया भर की सरकारों में नहीं दिखता। इसीलिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं और जलवायु संरक्षण के लिए कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम और आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि कार की बजाय साइकिल से चलिए, विमान की बजाय ट्रेन से चलिए, नई नई चीजें खरीदने से बचिए, पुरानी चीजों को फेंकिए मत, खराब हो जाए तो ठीक कराइए, इस्तेमाल करिए, पेड़ लगाइए और हो सके तो अपनी सब्जी भी खुद उगाइए। यकीन मानिए आपके इन छोटे छोटे कदमों से आप पृथ्वी की बड़ी समस्या के साथ निपट सकते हैं। इसमें तो समाधान भी आपको बता दिया। जो हम लोग कर सकते हैं वो हम अपनी सब्जी खुद उगा सकते हैं और जितना ज़्यादा हो सके उतना पेड़ लगाएंगे। और वो कौन से पेड़ लगाएं, ये एक दूसरी समस्या है। दूसरी समस्या ये कि हम कौन से पेड़ लगाएं। अब ये माँ तमसा अभियान इसीलिए चलाया गया कि हम माँ तमसा अभियान के अंदर अब तक 112 वीडियोस बना चुके हैं। उसमें करीब हमने 30 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया है। जो चीज़ समझ में मुझे वो आई है वो है प्राकृतिक स्रोतों की पहले पहचान की जाए। आपके गांव के आसपास नदी बह रही है तो प्राकृतिक स्रोत हमने उस दिन मेरे साथ कौन गया था उस दिन नाव यात्रा में, कौन थे बेटा? आप लोगों ने वो प्राकृतिक स्रोत का पानी देखा था कितना क्लियर था। हमें वैसे प्राकृतिक स्रोत अगर उस के किनारे जा रहे हैं तो हम उसको चिन्हित कर लें। प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो पौधे जो विलुप्त हो गए हैं वो हम खाली जगह पर लगा के उसको संरक्षित कर दें, ये कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये सब जद्दोजहद हमारी नदी के साथ क्यों है ना, क्या जरूरत है इसकी।
अंतरिक्ष से देखने पर हमारा आशियाना ये पृथ्वी किसी नीलमणि की तरह चमकती। अरे इसमें ये मतलब है कि ये जो पानी हमारे पास आ रहा है, किसी को पता पानी कहाँ से आता है? जमीन के अंदर, कुओं में, नदियों में, कोई आइडिया नहीं? ये पानी कहाँ से आ रहा है? कहीं से तो आ रहा होगा। हाँ? नहीं, समुद्र में तो सब मिलता है, उसमें जो भी मिल जाएगा वो खारा हो जाएगा, वो पी नहीं सकते। और अगर उसको निकाल कर हम लोग उसको साफ करके पीते हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा। वो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। जैसे मान लीजिए कि शहर में सारी सुविधा है ना, वहाँ फ्लैट है, सब कुछ है, लेकिन कितने लोग उस फ्लैट को खरीद सकते हैं? जब हम उसको खरीद नहीं सकते, जो आधुनिक युग नहीं कर सकते, तो आने समय में जब ऑक्सीजन और पानी की बोतल बिकने लगेगी महंगे दामों पे, तो क्या खरीद पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं। मान लो पृथ्वी खत्म होने के कगार पे भी आ गई और हम पृथ्वी छोड़कर दूसरे ग्रह पे भी हमने खोज लिया जाने लायक, तो क्या हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो हमने भविष्य में बच्चों को क्या दिया? ये समझने वाली बात है ना। तो हमारे पास अभी इस वक्त जो गणित की गणना बोलती है, जो हमारा अध्ययन बोलता है, वो ये बोलता है कि तत्काल जितना ज्यादा पेड़ हो सके अपने आसपास लगाएं और प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। उस दिन में आया था तो हम लोगों ने कुछ प्लास्टिक वगैरह भी कलेक्ट करवाया है। मेरे कुछ वीडियोस में देखा, हमने बच्चों को जागरूक किया है कि जो आप लोग चॉकलेट खाते हो, नमकीन खाते हो, तो उसको ना ऐसे मत उड़ाया करो। जहाँ जाते ना बच्चे नमकीन खाएंगे ऐसे फेंकते हो जाएंगे। तो वो जो प्लास्टिक है उसको एक जगह गाँव का इकट्ठा करके हम लोग गड्ढा करके उसे कर सकते हैं ना। ये सॉल्यूशन है, कर सकते हैं नहीं? तो आगे पहले हम लोग पानी का देखते हैं कि पानी जमीन के अंदर कैसे आ रहा है, उसका महत्व क्या है। ये थोड़ा बोरिंग सा वीडियो है, ये क्या है? बोरिंग सा है, लेकिन संयम बनाए रखना है ना, क्योंकि अक्सर ऐसी फिल्में ना लोगों को पसंद नहीं आती जिसमें मारधाड़ नहीं है। ये जीवन की सच्चाई बताती हुई फिल्म है। दिल का ये अनूठा रंग पृथ्वी पर मौजूद पानी की काफी ज्यादा मात्रा के साथ है। पृथ्वी की 3/4 सतह इस कीमती संसाधन से ढकी हुई है। पानी की गैर मौजूदगी में इस ग्रह पर जीवन बचेगा ही। पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी में से 97% भाग महासागरों में मौजूद है, लेकिन ये खारा है। हाँ, ये तो पूरी लाइन थी। नहीं कोई बात नहीं, इतना तो समझ में ही आएगा, है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना पूरा? हाँ, मैं थोड़ा सा अगली बार बैटरी का भी जुगाड़ कर दूंगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम आप लोगों से ये सहयोग चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप इस माँ तमसा को बचा सकते हैं और मेरे अध्ययन में आप लोग मदद कर सकते हैं, वो स्वागत है। खासकर जो मेरे बच्चे हैं उनसे मैं ज़्यादा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बच्चे यंग हैं, इन्हीं का भविष्य है ना। तो ये अच्छा मोबाइल है, आइडिया अच्छा है। अंदर चलाओ, अंदर से। तो गलत तार का हाँ भैया, हाँ तुम तो अरे तो तुम्हारे लिए प्रोग्राम, तुम आके तुम ही तो हीरो। अरे खाना खा लेना था, आ जाओ। तो यही है सर, ये जागरूकता, इसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन की बात की जाए जो अभी तक समझ में आया है तत्कालीन, वो है गौ आधारित प्राकृतिक खेती करना। गौ आधारित प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घन जीवामृत बनाना होता है, और वो घन जीवामृत जो बनता है वो बनता है गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, मिट्टी और चूने से। अगर हम उससे खेती करेंगे तो उससे जो अन्न उत्पन्न होगा वो जहर मुक्त होगा। नहीं, इसको फिर हम लोग बाद नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, चीजें इतना ही काफी है। तो ये फिल्म हम लोग बाद में भी समझ लेंगे इसमें। तो जो हम लोग कर सकते हैं तत्कालीन, आपके यहाँ से ना एक टीम बन जाए बच्चों की, या आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और हमारे इस अध्ययन कार्य में मदद कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी पीपल, बरगद, गुलमोहर ऐसे पौधे मिले तो उनकी एक नर्सरी आप अपने पेड़ के नीचे बना सकते हैं। छोटे छोटे जो प्लास्टिक है उसमें मिट्टी डाल के
गोबर डाल के बना सकते हैं। लाइट आएगी सर। सब तो ठीक है जी। फिर से पूछें जी तो बात कर लेते हैं, फिर इसको नेक्स्ट टाइम करते हैं। एक लिस्ट बना लेंगे तो आप लोगों के यहाँ पे एक टीम बन जाए जो सोशल वर्क करे और हम लोग बैठ के उस पर स्टडी करते हैं। पहले अध्ययन कर लेते हैं कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास में कोई बेहतरीन आइडिया है इस नदी को लेकर, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई इस नदी को नहीं जानता, एग्री करते हैं? क्योंकि आपने इस नदी को बचपन से, आपके दादा ने, आपके परदादा ने, वंशों ने इसको देखा है। तो इस माँ को हम कैसे पूजा कर सकते हैं? क्योंकि ये जो पानी बह रहा है हमारे बगल में, ये हमारे शरीर में है कि नहीं? अभी आपने देखा ना। और ये अच्छे और बुरे इंसान की पहचान करता है। तो हम क्यों ना इसको वापस, इसको पूजा पाठ इसकी शुरू कर दें और इससे संबंधित जो भी हम इसको बचाने के लिए अपनी तरफ से कर सकते हैं वो किया जाए। तो आप लोग गाँव वाले, अगर ये वाले एरिया में अगर आप लोग पौधे लगाते हैं, ऐसे पौधे जो इसको जीवित कर सकें, तो बहुत बढ़िया रहेगा। पूजा पाठ तो होता है सर बराबर। अच्छा जी तो रोज जाते हैं? नहीं मतलब जैसे दीपावली हुआ तो नदी के पास जाते हैं? जी, छठ हुआ, अच्छा ये सब पूरा हमेशा होता है होता है। जी। तो अगली बार से उसके अंदर प्लास्टिक डंप ना करें। न तो मतलब फेंके नहीं, नहीं छूटता है। आपकी तरफ से नहीं होता। नहीं। गांव में जो प्लास्टिक है इसको बटोरा जा सकता है, जी जी बिल्कुल। उसको एक बड़े गड्ढे में डंप किया जा सकता है। जी बिल्कुल कर सकते हैं क्या? नहीं बिल्कुल हो जाएगा। हाँ? अगर आपका छठ में छाया रहेगा तो बिल्कुल होगा। नहीं नहीं, मेरा छत्र साहब, मैं तो पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, मैं भी तो समझ रहा हूँ ना। बोले ये बात हाँ हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक टीम बना लेते हैं, सबका जी। नाम लिख लेंगे। उसको लगाएंगे, थोड़ा दिखावा दिया है। अच्छा देखेंगे। जी पानी पीएंगे सर? नहीं बहुत बहुत बढ़िया है। अब देखिए मेरी गाड़ी में भी मैं मिट्टी के बर्तन यूज करता हूँ। मेरे पास जी। गिलास, मिट्टी का पानी का बोतल है और मिट्टी का ही गिलास है। जी तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम वापस ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो इस पृथ्वी हानि को, ना पहुंचाए किसी को। हाँ हानि ना पहुंचाए। हाँ किसी भी तरीके से, अगर मैं उसको फेंक भी दूँ या टूट भी जाए जी तो वो धरती माँ को कहीं नुकसान ना करे। अगर किसी तालाब में डालें तो नुकसान ना करे। जी इसके लिए हमें खुद गार्डियन बनना पड़ेगा, हमें खुद उसको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो हर महीने कितना दवाई का पैसा जाता है हमारे घर से। हर घर से कम आज की डेट में दवाई का पैसा कम से कम 100 रुपये एवरेज, महीने में 500-1000 रुपये जाते होंगे, जाते ही नहीं। 100 रुपये नहीं, बहुत ज़्यादा जाता है। मैं एक मिनिमम बता रहा हूँ, कई लोग तो बेचारे इलाज के अभाव में मर जाते हैं। नदियों की कहानी, कवियों की जुबानी, सुनो नदियों की कहानी, कवियों की जुबानी, वो धरती की रानी, वो सागर दीवानी, है सदियों पुरानी, सदियों पुरानी। मैंने देखा था उसे बहते हुए, उमड़ते हुए। वो बहती थी, उमड़ती थी, मचलती थी, थिरकती थी, कल 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 वो पल पल झूमती चलती थी, वो पल पल झूमती चलती थी। पर्वतों जंगलों से होकर घाटियों में धड़कती थी, वो बहती, उमड़ती, मचलती, थिरकती थी। दिया उसने मानवता को धड़कन, जीवन, यौवन, खेतों में लहलहा उठी बालियां, फलों से भरी रहती डालियां, हवाओं में जाती, मिट्टी में अमृत का स्वाद था, धड़कन में प्राण बढ़ता, विवेक दमकता, निखरता, तब विकसित हुई नदी धारे। नदियां भारत की भाग्य विधाता, वो बहती थी, उमड़ती थी, मचलती थी, थिरकती थी।
सर्दी की खिड़कती पर वक्त बदल गया। एक युग का अंत हुआ, उसी के वंशजों ने उसका गला घोट दिया। आज कल मौत होती है, उसकी लहरों में आवाज होती है। शान का सन्नाटा है चारों तरफ। अंत समय में कोई नहीं दिखता आसमान, सिर्फ नंदी टहल रहे हैं इधर उधर। घाट और घाटी के बीच रेत उड़ रही है, दंतों ने दौड़ लगाई विशाल नदी प्यास से तड़प कर मर गई। विशाल नदी प्यास से तड़प कर मर गई। नदियों ने पुकारा है, आजकल कल ने पुकारा है, गले में उसकी आया है। माना कि वक्त भारी है, अभी भी पूरी तैयारी है। हम अपना फर्ज निभाएंगे, अपनी नदियों को बचाएंगे। इंटरव्यू वाला दिखा दीजिए। इंटरव्यू वाली चीज़ें नहीं है, वो तो मैं आप लोगों का इंटरव्यू अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए डालता हूँ, क्योंकि मुझे स्टडी करना है, मुझे समझना है कि आज से 20, 25, 30 साल पहले या 40 साल पहले हमारी नदी कैसी थी, माँ तमसा। क्योंकि माँ तमसा के ऊपर कुछ काम हुआ नहीं है, जो भी हुआ है उत्तर काशी से लेके जो प्रयागराज गई है उस पर हुई है। तो हमारे पास जैसा किसी ने मुझे परसों बताया था कि 59 नदियाँ थी जो अब 38 से लेके 17 तक हो गई। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, और ज़रा उस पर जो डॉक्यूमेंट्री थी उसको देखिएगा। अंतरिक्ष से देखने पर हमारा आशियाना ये पृथ्वी किसी 15 मिनट का वीडियो है। इसका ये अनूठा रंग पृथ्वी पर मौजूद पानी की काफी ज्यादा मात्रा के कारण है। पृथ्वी की 3/4 सतह इस कीमती संसाधन से ढकी हुई है। पानी की गैर मौजूदगी में इस ग्रह पर जीवन बचेगा ही नहीं। पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी में से 97% भाग महासागरों में मौजूद है, लेकिन ये खारा है। कुल 3% इस 3% में से लगभग 2% पानी ऊपर के रूप में जमा है। बाकी 1% में से आधा जमीन के नीचे है और बाकी आधा हमें बारिश, नदियों और झीलों की शक्ल में नजर आता है। ये 8% जल की पृथ्वी की एकमात्र जलापूर्ति है। ये न तो घटती है न बढ़ती है, ये तो बस रिसाइकल होती है। ये पानी बारिश की शक्ल में आता है, वाष्पित होता है और फिर पानी के कणों के रूप में बारिश की तरह वापस धरती पर बरस जाता है। ये प्रकृति का अनोखा जलीय चक्र है। बस यही 8% जल इस पूरे ग्रह को जीवित रखते हुए। करोड़ों साल पहले जो पानी जहां मौजूद था, आज भी वही पानी हम इस्तेमाल करते हैं। पानी जीवन देने वाला प्रकृति का सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसने महान सभ्यताओं का निर्माण किया है। पानी कृषि के लिए भी जरूरी है और हमारी रोजी रोटी के लिए भी। लेकिन जीवन देने वाले ये संसाधन दुर्लभ है। पानी की कमी की मुख्य वजह है इसका बेवजह और गलत इस्तेमाल। इसे विकास के नाम पर प्रदूषित और बर्बाद किया जाता है।
ये भी काफी नाजुक है और ये और गंभीर होता है। आज दुनिया की 40% आबादी पानी का गंभीर संकट झेल रही है। पिछले 50 साल में हमने दुनिया के ताजे पानी के आधे भंडार को बर्बाद कर दिया है। ऐसा सारी दुनिया में हो रहा है। आज भी 2 अरब लोगों को पानी मयसर नहीं है। हर साल गर्मियों के मौसम में भारत के काफी बड़े हिस्सों में सूखा पड़ता है। भारत में पानी के सबसे बड़े स्रोत हैं हिमालय के ग्लेशियर, जो लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। कई इलाकों में तो बड़ी बड़ी झीलें हमेशा के लिए सूख गई। हमारी विशाल और अपनी बढ़ रही जनसंख्या देश के ताजे पानी के संसाधनों पर जबरदस्त दबाव डाल रही है। अंदाजे के मुताबिक 2020 तक भारत में पानी की मांग इसकी आपूर्ति के सभी स्रोतों से आगे निकल जाएगी और इसके नतीजे में हमें और कम पानी नसीब होगा। भारत को इसका ज्यादातर पानी मानसून के दौरान मिलता है, लेकिन मानसून नियमित नहीं। किसी साल तो खूब बारिश होती है और किसी साल मानसून हमसे मुंह फेर लेता है। लेकिन मानसून के न आने के बावजूद इस कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमिगत जल होना चाहिए। ये सप्लाई भी घट गई है। खेती के कारण भारत के ज्यादातर हिस्सों में भूजल का स्तर खतरनाक से गिर गया है। हमारे देश की ज्यादातर जमीन की उर्वरा शक्ति घट चुकी है। इस पर जब भूजल का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाता है तो बारिश में सालाना थोड़ी सी कमी गंभीर सूखे की वजह बन सकती है। भारत का लगभग 68% हिस्सा सूखे की आशंका वाला है। इसकी वजह से फसल को व्यापक नुकसान हो सकता है। हजारों मवेशियों बहुत से लोगों की जाने जाएंगी और उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ सकती है। भारत में मवेशियों की काफी तादाद है और जब ये जानवर हद से ज्यादा चराई करते हैं तो उससे पूरे देश में ही जमीन को गंभीर क्षति पहुंचती है। वनों की कटाई से पानी का स्तर और भी नीचे चला गया है। जंगलों और वनस्पति का सफाया हो जाने के कारण पानी जमीन में बिल्कुल भी नहीं समा पाता और इन इलाकों में बरसने वाला पानी सीधा समुद्र में बह जाता है। इससे मिट्टी का भी भारी कटाव हो रहा है। हर साल लाखों टन उपजाऊ मिट्टी बर्बाद हो जाती है। इस मिट्टी की वजह से हमारी नदियों की गहराई घट रही है, जिससे बारिश के महीनों के दौरान इसमें बाढ़ आ जाती है। तो इस समस्या का हल क्या है? हमसे कहां गलती हुई? दरअसल हमारे लिए ये जरूरी है कि हम वर्षा और पानी के इस चक्र को समझें। इस तरह के वनों की वजह से ही वर्षा होती है और मौसम में तब्दीली आती है। ये स्पंज की भूमिका निभाते हुए पानी को सोखते हैं और उसे जमीन में बनाए रखते हैं। ये पानी जमीनी जल स्तर को बाहर कर देता है। जमीन में मौजूद पानी धीरे धीरे जलधाराओं में पहुंच जाता है और ऐसा बारिश खत्म होने के काफी बाद होता है। बहुत सी नदियों में सारा साल पानी रहता है क्योंकि भूजल उन्हें जीवंत बनाए रहता है। खेती की वजह से कृषि योग्य 65% पानी खत्म हो जाता है। अभी कुछ ही दशक पहले तक बहुत से गांवों में कई तालाब और पानी के भंडार थे। इन तालाबों से पानी की लगातार सप्लाई होती रहती थी, कुएं भर जाते थे और आसपास के जल स्रोत पानी से गुलजार रहते थे।
यहाँ तक कि राजस्थान जैसे रेगिस्तान में भी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी पानी को इकट्ठा करने की पारंपरिक प्रणालियां लोगों के जीवन में खा, लेकिन बदकिस्मती से अब ये मौजूद नहीं। सरकार ने पाइप के जरिए पानी सप्लाई करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण इन पारंपरिक तरीकों की अनदेखी हुई है। राजधानी दिल्ली से तो विशाल यमुना नदी गुजर रही है, फिर भी सरकार लोगों की पानी की मांग पूरी करने में नाकाम रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी हर रोज कुछ ही घंटों के लिए आता है, जबकि कुछ इलाकों में तो ये आता ही नहीं। पानी के बंटवारे के मामले में भी काफी भेदभाव है। होटलों को प्रति कमरे के हिसाब से 1500 लीटर पानी दिया जाता है, जबकि शहर के कुछ सबसे गरीब इलाकों में सिर्फ 10 लीटर पानी प्रतिदिन ही उपलब्ध है। जैसे जैसे दुनिया में सारे पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती जा रही है और इसकी मांग बढ़ रही है, झगड़ों का बढ़ना तय है। पानी को लेकर युद्ध होने की जो आशंकाएं जाहिर की जा रही है, वो एक वास्तविक गलत की जा रही है। गर्मियों के दौरान सरकार हर किसी को पानी मुहैया कराने की जी तोड़ कोशिश करती है, लेकिन पानी की पर्याप्त मात्रा ही नहीं होती। पानी की कमी वाले इलाकों में टैंकर भेजने होते हैं। भारत के देहाती इलाकों में भी हालात बेहतर नहीं है। पाइप के जरिए पानी को काफी दूर से बोरवेल से लाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा इतनी नाकाफी होती है कि भारी मांग पूरी नहीं हो पाती। टैंकरों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पानी को पाने के लिए महिलाओं को मीलों पैदल चलना पड़ता है। जब पानी के ये माध्यम भी सूख जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, तो और कोई सहारा नहीं होता। लोगों को पूजन जन्म भरोसेमंद लगा कि आसानी से जरूरत के समय उपलब्ध था और पूरी तरह उनके नियंत्रण में था। पूजन को पृथ्वी का एक बेहद बेहतरीन बचत खाता कहा जा सकता है। ये पानी लाखों साल के दौरान जमा हुआ है। ये पृथ्वी की खुशहाली के लिए जरूरी है और इंसान के लिए एक भरोसेमंद स्रोत है। देश में नलकूपों के जरिए होने वाली सिंचाई में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और यहाँ लाखों बोरवेल खोले गए हैं। इस कारण जो इलाके खेती के हिसाब से कभी उपजाऊ थे, वहां भूजल सूख गया है। दिल्ली के लगभग हर घर में पंप से भूजल निकाला जा रहा है। नतीजा राजधानी के कुछ हिस्सों में पानी का स्तर हर साल करीब 33 फुट गिरता जा रहा है। अगर पानी का मौजूदा दर पर इस्तेमाल जारी रहा, तो एक अंदाजे के मुताबिक सन 2015 में दिल्ली में भूजल खत्म हो जाएगा। जल प्रदूषण भी इस सिलसिले में एक प्रमुख समस्या है। हमारे देश की सभी नदियां कस्बों और शहरों के नजदीक वाले हिस्सों में पूरी तरह प्रदूषित है। गंदा पानी, बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज और औद्योगिक कचरा हमारी नदियों में दाखिल हो जाता है। यमुना नदी जिस जिस शहर या कस्बे से होकर बहती है, उसके प्रदूषित तत्वों को अपने भीतर होती जाती है। हर साल करीब 10 लाख बच्चे डायरिया जनित और आंतों की बीमारी के कारण दम तोड़ लेते हैं। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा जंगलों से उत्पन्न नदियों और झीलों से हासिल होता है या फिर वनों से जमीन में पहुंचने वाले पानी से मिलता है। इस बात की फौरी जरूरत है कि हम अपने बाकी बचे वनों को बचाएं और जहां कहीं भी संभव हो और पेड़ लगाकर वनों को और सघन बनाएं। पानी की रिसाइकलिंग और वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कदमों को फौरन अमल में लाने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि औद्योगिक इस्तेमाल के लिए नदियों से जो भी पानी लिया जाए, उसे रिसाइकल करके शुद्ध किया जाए और तब उसे वापस नदियों में छोड़ा जाए। देश में जल संसाधनों के प्रबंधन, बंटवारे और योजनाकारी के लिए मूलभूत परिवर्तनों की फौरन जरूरत है। अब यही एक तरीका है जिसके जरिए हम भारत की नदियों की पवित्रता और इसके पर्यावरणीय संतुलन को बहाल कर सकते हैं। पानी को साफ और शुद्ध बनाने में हम सभी मदद कर सकते हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों में कई खतरनाक
आपके घर में पानी की लीकेज न हो। जब आप ब्रश कर रहे हो या दाढ़ी बना रहे हो तो नल को खुला न छोड़ें। बेवजह टॉयलेट में फ्लश न करें। फ्लश की टंकी में ईंट या कोई और ऐसी ही चीज रखें ताकि हर बार के फ्लश के दौरान 2 लीटर पानी बचाया जा सके। कार को धोते समय बाल्टी से पानी में होस पाइप से जिस पानी में सब्जियां और फल धोए गए उसका इस्तेमाल पौधों में डालने या फर्श साफ करने के लिए किया जा सकता है। अपने ड्राइववे और चलने वाली जगह को पानी से धोने के बजाय वहां झाड़ू लगाएं और पानी को बचाएं। पानी की ये बचतें मामूली लग सकती है, लेकिन आपके द्वारा बचाई गई एक बूंद बेहद मायने रखती है। पानी बचाने का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है बारिश के पानी की हार्वेस्टिंग। इसमें बारिश के पानी को इमारतों की छतों पर इकट्ठा किया जाता है और फिर बाद में इस्तेमाल करने के लिए जमीन के नीचे जमा कर दिया जाता है। भूजल के स्तर में गिरावट को रोकने के लिए बारिश के पानी की हार्वेस्टिंग बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी पानी को बचाया जाना आवश्यक है। सिंचाई के दौरान भी काफी पानी बर्बाद होता है। ऐसे में करीब 50% पानी सीपेज या भाप बनकर उड़ जाने की वजह से नष्ट होता है। स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई प्रणाली जैसी कम पानी इस्तेमाल करने वाली विधियों का भविष्य में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खेतों के किनारे पेड़ों और झाड़ियों को उगाया जाना चाहिए। इससे हवा की रफ्तार कम हो जाती है और मिट्टी का कटाव और पानी का भाप बनकर उड़ना भी कम हो जाता है। इससे बारिश का जोर भी कम हो जाता है और वर्षा जल मिट्टी के भीतर प्रवेश कर जाता है। पानी की कमी, सूखे और अकाल का सामना किया जा सकता है। बस जरूरत है तो जमीन और पानी के बढ़िया प्रबंधन। हमें प्रबंधन और इस्तेमाल ठीक से करना चाहिए। हम ही नदियों को प्रदूषित करते हैं और हमें ही उन्हें साफ रखना होगा, क्योंकि आखिरकार हमें ही ये पानी पीना है। हमारे इस तरह की सेहत को बहाल किए जाने की जरूरत है। प्रकृति बेहद लचीली होती है। अगर हम इसे मौका दें तो ये अपने जख्मों को अपने आप नष्ट कर देती है। अरे पक्षी आते थे क्या बड़े वाले? यहाँ पौधे आते हैं। अब नहीं आते ना? अब बहुत कम। आप लोग क्या बोलते थे लोकल भाषा में उसको? बकला। नहीं बकला नहीं। नमस्कार हिंदुस्तान, आज हम बात तो मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको स्टडीज दिखाई है बहुत पुरानी स्टडीज है, जल प्रबंधन को लेकर या किसी चीज़ को। इसका मैं एक आसान तरीका बताता हूँ जो हम गांव वाले कर सकते हैं, या फिर हम जो गांव में रहते हैं इस कृषि माह में अपना योगदान दे सकते हैं। वो है गांव आधारित जीरो बजट बहुफसली प्राकृतिक खेती। अगर तो कुछ लोग ये भी सोचेंगे, ये वाला भी देख लेंगे आप, कुछ लोग सोचेंगे हमारे पास तो पैसा है, ज़मीन है, हम कर लेंगे, या फिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो शहर वालों के लिए, ऐसा लगेगा ना। फिर कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ये सब फालतू बातें हैं, हमारे ऊपर तो प्रॉब्लम आनी है। तो जरा इनको देखिएगा। साहिरा कश्यप, आयुष्मान खुराना की पत्नी कैंसर, राकेश रोशन कैंसर, लीसा रे कैंसर, राजेश खन्ना कैंसर, विनोद खन्ना कैंसर, नरगिस कैंसर, फिरोज खान कैंसर, बल्डर कैंसर। इन लोगों के पास पैसे की क्या कोई कमी थी? खाना हमेशा डाइटिशियन की सलाह में खाते थे, बिस्लरी का पानी पीते थे, रोजाना एक्सरसाइज भी करते थे, रेगुलर शरीर के सारे टेस्ट करवाते थे। सबके पास इतने हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। सवाल उठता है, अगर अपने शरीर की देखभाल के बावजूद इन्हें इतनी गंभीर बीमारियां अचानक कैसे हो गई? कारण जानना चाहते हैं? प्रकृति के विरुद्ध जीवन जीने के कारण। ये वही लोग हैं जिन्होंने हाइड्रोजनेट की गहरी बर्फ कभी की, रिफाइंड तेल, आयोडीन नमक, डब्बा बंद भोजन, प्लास्टिक बंद भोजन, अंडे, पैकेट वाले जर्सी गाय और भैंस के दूध, सोयाबीन, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट आदि का प्रचार प्रसार किया, भारतीयता को गालियां देकर अंग्रेजियत का जीवन जिया, प्रकृति का शोषण किया, अपने
निजी स्वार्थों के लिए प्रकृति तो ये कौन थे? ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, इनके पास अच्छे डॉक्टर हैं, सब कुछ था, लेकिन वो पैसा बचा पाया क्या इनको? क्योंकि इन्होंने प्रकृति के विरुद्ध जाकर काम किया। अभी मैं देखता हूँ तो लोग चाउमीन बड़े शौक से खाते हैं जो बाजार में मिलता है, और बच्चों को भी प्रमोट करते हैं, और वो पेप्सी कोला ये लोग इतने शेयरिंग करके पीते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उसके अंदर कार्बन्स रहते हैं। बेटा नीचे बैठ जाना, कैमरे के ना रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम है, आराम से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। बल्कि हमारे पास खेत है, यहाँ पे हम अपना फल भी उगा सकते हैं, अपना फूल भी उगा सकते हैं, और मैं देखता हूँ गाँव में सब्जी भी बिक रही है। वो कौन सी? रसायन वाली, इंजेक्शन मार मार के। तो इन सबका एक ही सॉल्यूशन है, वो है प्राकृतिक खेती। क्या हुआ था? देखिए 80 घाट के ऊपर जो हमने मॉडल बनाया उसको ये हमने बनाया एक प्राकृतिक मॉडल 80 घाट पे, ताकि शहर के लोगों को समझा सके। शहर के लोग इसको बहुत तेजी से अपना रहे हैं और वो चाहते हैं। ये मैंने रिकॉर्ड किया है, थोड़ा फास्ट है। म्यूजिक नहीं है, थोड़ा सी है। नहीं बहुत बढ़िया। भैया आप क्या नाम है स्वामी जी आपका? रंजीत आचार्य जी को हफ्ते में 7 दिन देखेंगे, बाकी 2 दिन हम देखेंगे। भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, है ना? हम लोग भैया सॉरी मुझे ऐसी घाट का पूरा सीन है। यहाँ पे हमारा एक सेंटर बनाया है जो हम वहाँ पे लोगों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये हमारा जो आश्रम है यहाँ पे हमने प्राकृतिक खेती के कुछ मॉडल्स बनाए हैं। ये प्राकृतिक बैगन है, अच्छी फसल दे रहे हैं। इसमें भी फूल आ गया, पिछली बार लगा के गए थे, अभी कल फिर जा रहे हैं। ये हमारे प्राकृतिक किसान आगे बढ़ गए, इनका नाम प्रेमचंद यादव जी है। पन्नी मैं किसान नहीं हूँ इसलिए मैनेज कर लो, है ना? ये हमारा मॉडल है, इसमें और भी आगे लगे हैं, पपीते के पेड़ हैं, केले का पेड़ है। आइए स्लैश समझते हैं कि प्राकृतिक खेती है क्या। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 तरह चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है
कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर होती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहाँ बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। बीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्घ इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कट्टी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश के डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर
से कई गुना आज के जोर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम प्रत्याश, मेरे 100 पेड़ पौधा है जिसमें मैं तो ये किसानों का फिर इंटरव्यू चालू हो जाएगा। दुनिया भर के किसान है, 1 घंटा इसमें चलेगा। तो हमारे पास में आजमगढ़ में अपने खुद के 250 किसान हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसमें 1% का भी आपको डाई यूरिया जो डालने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में भी जीवामृत और घन जीवामृत बना सकते हैं। तो आपको ये ट्रेनिंग भी निःशुल्क मिल जाएगी। इससे जल आपके जो भी यहाँ से पानी बहके जो नदी में जाता है तो उसमें केमिकल नहीं जाएगा। इससे आपकी नदी वापस बच जाएगी और जो ज़मीन के छेद है ना वो बढ़ जाएगी, तो जल स्तर भी आपका बढ़ जाएगा और जो कीट पतंगे वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन अभी नज़र आ रहा है तत्काल में जो हमारी माँ तमसा को बचा सकती है। इसके ऊपर अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें, लाइट ऑन कर लेते हैं। ये मजेदार पिक्चर थी, लेकिन एक्शन नहीं था इसमें ना। इसमें तो रियल एक्शन है, रोज एक्शन है। किसी कुछ पूछना है, किसी कुछ समझ में आया? कैसे सीखेंगे? इसके लिए आपको 2 तरीके, एक तो हम आपके गांव में पहले एक मॉडल तैयार कर लेते हैं। अगर कोई अपना खेत थोड़ा सा 2-3 बिस्सा या 1 बिस्सा देना चाहे तो वहाँ पे अभी गेहूं की फसल कट जाएगी, तब तक हम लोग देसी गोबर और गाय के मूत्र को इकट्ठा कर लेते हैं। उसी खेत में हम लोग प्रयोग करते हैं और वो प्रयोग करके हम उसको बनाते हैं, बाकी लोग उसमें सपोर्ट करें। जब उससे आपको रिजल्ट आने लगे और आप सीख जाएं तब हम इसको हायर लेवल पे ले जाएंगे। हायर लेवल पे आता है 3 स्तरीय और 5 स्तरीय बागवानी। कभी सुना आपने? आप इसको देखिएगा यूट्यूब पे। तो उस 3 स्तरीय 5 स्तरीय बागवानी जब करते हैं तो ये माना जाता है कि 1 एकड़ जमीन से 3 से 6 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। आपके बगल में ही एक राजेश सुल्तानपुर में किसान है, उनका नाम नरेंद्र मौर्य है। बेटा कैमरे के पीछे आपका सर आप इधर आ जाइए, मेरे पास। तो जो नरेंद्र मौर्य जी हैं वो कभी नौकरी करते थे। अब उन्होंने पूरी तरह नौकरी छोड़कर अपने घर पे रहते हैं 7 बीघे खेत से ही उन्होंने अपना 3 मंजिला मकान और गाड़ी बनाई और वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। ऐसे ही हमारे महेंद्र जी हैं, वो अपनी पूरी खेती के दम पे 4 बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और सबको नौकरी दिलाई। उन 4 बच्चों के पास अपना मकान और गाड़ी है। तो अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं और सीखते हैं तो उसमें आराम से आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास खेत ना हो। कम से कम 1.5 बीघे तो सबके पास होंगे, और नहीं होंगे तो आपके गांव में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास खेत है लेकिन समय नहीं है। तो आप उनसे भी खेत लेके ट्राई कर सकते हैं। मंडी में जगह उपलब्ध है, सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है। सरकार नहीं करेगी तो हमारे को परमिशन है कि हम किसी भी मंडी में बैठ सकते हैं। और अगर मंडी नहीं तो हमारे पास ओपन हाउस भी है, जहाँ पे आप अपनी दुकान जाके ठेला लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने 80 घाट में देखा ही है, शहरों बड़े बड़े शहरों के साथ में हमारा टाइप चल रहा है। तो जो भी किसान इसमें जुड़ेगा उसको फायदा ही होगा। मकसद केवल एक है, वो है कि विश्व मुक्त भारत बनाना। मतलब ना हम अपने खेत में जहर डालेंगे, ना हम अपने पानी में जहर डालेंगे, ना ही हम अपने शरीर में डालेंगे। तो इसकी ट्रेनिंग एक तो आपके घर पे हो जाएगी, आप घर पे प्रैक्टिकल सीख लेंगे। फिर भी अगर विस्तृत तरीके से चाहिए तो श्री महेंद्र जी हमारे प्राकृतिक कृषक हैं, उनके वहाँ रहने खाने की व्यवस्था है। उनके फार्म पे ही आप 3 दिन रुककर अपने हाथ से इस ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके बावजूद हमारे पास में सगियाओं में 5 बीघे का खेत है, वहाँ पे आपको 90 दिन की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग मिलेगी। आप स्वयं जाएं, वहाँ अपने हाथ से सारा काम करें, 3 महीने पूरा इंटेंसिव ट्रेनिंग वहाँ करके आए और फिर आके यहाँ पे अपने घर पे प्रैक्टिकल करें। फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को आजमगढ़ में नहीं करना है तो महाराष्ट्र में श्री सुभाष पालेकर जी, पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर जी है, वहाँ 6 दिन की निःशुल्क ट्रेनिंग है। आपको वहाँ पे भी ट्रेनिंग पे भेज देंगे। अब ये ऑप्शन आपके पास में है। तो हम लोग ये काम करते हैं, मेरे पास एक डायरी यहाँ पे जितने मौजूद लोग हैं सबका नाम और नंबर लिख देते हैं सभी का, और आप ही में से कोई 8 लोग निकल के सामने आ जाएं, इनमें से जो कोई एक साथ कोऑर्डिनेट कर ले, मतलब जिसे संयोजक बोलते हैं, और जो लोग मिलकर एक टीम की तरह काम करें, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो क्या ऐसा संभव है? क्या आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके काम कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो फिर डायरी निकालो, तो पीछे वाली सीट पे डायरी है, पीछे वाली सीट पीछे है। ये कोशिश यात्रा मेरी गाड़ी है। कोशिश यात्रा यही है, सुबह से पूरे कम से कम निजामाबाद होकर आ गया मैं, कर्मा होकर आ गया, आजमगढ़ में उठाई, और अभी ये कौन सा ब्लॉक है अपना, ये पल्ली में आता है, हासापुर। तो ये
ये लगातार कई जगह में चल रहा है। कौन लिखिएगा नाम? है? नाम और नंबर लिख के जाइएगा सीधे। तो आप लोग एक बार तैयार हो जाओ, जो नए बच्चे हैं है ना, उन बच्चों के लिए भी कुछ किया जाएगा कैरियर। अगर आप लोगों को लगता है कि खेती के अलावा भी फिलहाल तो आप खेती भी करो, सुबह एक्सरसाइज करते हैं ना, सारे पहलवान खेत से निकलते, पहले ज़माने में खेती करते थे और उनकी उम्र कितनी होती थी? 70 साल के ऊपर। अभी कितनी उम्र होती है? 50-60 तक नहीं बढ़ चलते हैं। और कितने दिन हॉस्पिटल के चक्कर मारते हैं? 30 साल के बाद सबका चक्कर चालू हो जाता है। हाँ? तो ये प्रोग्राम माता ठीक लगा? प्रोग्राम कुछ जानने को मिला? मतलब नहीं आपके समय माँ तमसा कैसी थी जब आप शादी करके आई थी? हरियाली थी, चारों तरफ पेड़ पौधे थे। आपके मोर, यहाँ पे एक मोर का मैंने वीडियो बनाया था, बहुत फास्ट वायरल हुआ है बगीचे का। पहले महुआ मिल जाता था, अभी महुआ मिलता है? अब नहीं है, कम मिलता है। तो क्या महुआ का पेड़ आप लोग खोज के लगा सकते हैं? मतलब उसके पौधे छोटे छोटे एक दिन हम लोग प्लांटेशन कर लेंगे। महुआ पीपल जो खाली जगह है वहाँ पे लगा देंगे। क्यों? अच्छा, महुआ क्यों नहीं लगाएंगे? महुआ लगाने से बहुत अच्छा सवाल है।